In this session, the lecture would be, or the discussion would be on electrical machines. What basically the electrical machine is, how they work. So what are the mechanisms which are involved in the electrical machines? कौन कौन से वो mechanism जो electrical machine से involved हैं और कैसे electrical machine work करती है, क्या है electrical machine, what is the input of the electrical machine and what is the output parameter of the electrical machine, we are going to discuss in this session. And this will cover up with the electrical machine portion. And electrical machine, as we are going to discuss, or we are watching, we are observing in our day to day life, where in industries also, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े मोटर्स हैं, अल्टरनेटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, वेरी बिग बल्कि, हैविंग मोर इनर्शिया, इस तरीके की जो मशीनरीज वहाँ पे इन्वॉल्व है, चाहे वो जनरेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मोटरिंग एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे. तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल मशीन जो है, इनको आराम से जो है ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है. कहाँ पे? इंडस्ट्रीज़ में देखा जाता है, कमर्शियल स्केल पे, या फिर घरों में भी कॉमन स्केल पे ये चीज़ें बहुत डोमेस्टिक रूप से लोड के रूप में रहती हैं. So what is basically the electrical machine in this session, and this will cover up with the what university syllabus also, in the textual syllabus also, और किसी भी point of view के लिए, किसी की भी जानकारी information के लिए महत्वपूर्ण है, while from the manufacturer or the consumer or the what इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके प्रैक्टिसिंग इंजीनियर से लेकर के, और जो सामान्य रूप से कोई भी जानकारी लेना चाहता है, इंफॉर्मेशन अगर स्टूडेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो लिखना चाहते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है. सो व्हाट इज़ दिस इलेक्ट्रिकल मशीन इज़, कहीं कहीं पर इसको टाइटल दिया जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर एंड डीसी मशीन के रूप में, एसी रोटेटिंग मशीन के रूप में टाइटल दिया जाता है, और कहीं पे सीधा इलेक्ट्रिकल मशीन्स के रूप में टाइटल होता है सिलेबाई में, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी करिकुलम एंड द मॉडल करिकुलम, और वी विल से द मॉडल ग्रिड कैसा है. उसके बाद, सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल मशीन, वेरी इंपॉर्टेंट इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल मशीन. सो इलेक्ट्रिकल मशीन इज़ अ डिवाइस. इलेक्ट्रिकल मशीन एक ऐसा डिवाइस है दैट में बी स्टैटिक एज वेल एंड दैट में बी रोटेटिंग ऑल्सो. तो इलेक्ट्रिकल मशीन मोस्टली रोटेटिंग होती हैं, स्टैटिक भी हो सकती है. जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो एक ऐसा डिवाइस है, इस तरीके का डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में. सो इट मीन्स दैट, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो दोनों ही तो है इलेक्ट्रिकल मशीन, बिकॉज इलेक्ट्रिकल मशीन बोथ कंसिस्ट ऑफ मोटर एज वेल एज जनरेटर. जनरेटर होगा तो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और मोटर होगा तो मोटरिंग एक्शन करेगा. और मोटरिंग एक्शन ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इम्बॉडी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फीड कराया जाएगा, दिया जाएगा, सप्लाई के रूप में दिया जाएगा मोटर को, और मोटर कन्वर्ट करेगा उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क में, मैकेनिकल वर्क, यांत्रिकीय कार्य में परिवर्तित करेगा. तो इट मीन्स व्हाट, एन इलेक्ट्रिकल मशीन is a device that is going to convert electrical energy into mechanical energy और mechanical energy into electrical energy, और वी में से वाइस वर्सा. सो अगर इस तरीके से करेंगे, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्जन कर सकता है, ऐसा भी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है. सो वाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल विथ चेंज इन वोल्टेज, करंट एंड फ्रिक्वेंसी. अब ऐसा संभव है कि अगर डिफरेंट वेरिएबल्स, व्हाट आर द वेरिएबल्स लाइक वोल्टेज, करंट एंड फ्रिक्वेंसी, अगर इनमें चेंज करके सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में ही चेंज करना है, तो भी क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन कहलाता है. जैसे ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीनरी ही तो है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस कह सकते हैं, जो कि अपनी जगह से हिलता नहीं है. ट्रांसफार्मर इज नॉट गोइंग टू इट इज़ गोइंग टू फिक्स्ड इन इट्स प्लेस, अपनी जगह पर रहता, कहीं पर भी खंभे में टांगे रखते हैं, या जहाँ सब स्टेशंस होते हैं, देयर वुड बी, वी हैव सीन द बैंक ऑफ व्हाट, वेरी ग्रुप ऑफ गैंग ऑफ व्हाट ट्रांसफार्मर्स. बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसफार्मर्स के जमावड़ा होता है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है. तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं, तो वोल्टेज इनपुट में ज़्यादा होगा, आउटपुट में कम होगा, तभी तो स्टेप डाउन बोला. स्टेप अप बोलेंगे तो क्या होगा कि इनपुट में वोल्टेज कम होगा और आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा होगा, इसीलिए स्टेप अप बोला. इसीलिए जो है फ्रीक्वेंसी को बदलना, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कुछ थी इनपुट में और आउटपुट में कुछ हो गई, तो इस तरीके से अगर वोल्टेज, करंट या फ्रीक्वेंसी को बदल देंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, तो इस तरीके का जो मशीनरीज है वह भी इलेक्ट्रिकल मशीनरीज का पार्ट है. हावेवर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल
कौन कन्वर्ट करता है? मोटर, मोटरिंग एक्शन होता है, और जनरेटिंग एक्शन होता है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिकल मशीन. किस प्रिंसिपल से करता है, किस वर्किंग थीम और थ्योरी से करता है? सो दीज मशीन वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स का अर्थात यह है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होता है. इट मीन्स दैट, देखा भी होगा, ये बहुत ही वाइड, दिस इज व्हाट क्वाइट एवियंट दैट किसी भी मटेरियल में अगर वो कंडक्टर है, अगर वो चालक है, अपने आप से क्या है, चार्जेस को बहाने के लिए सक्षम हो रहा है, यानी करंट को फ्लो करने दे रहा है, तो क्या होगा? कंडक्टर कहलाएगा. कंडक्टर अगर कहलाते हैं तो अगर कोई भी मटेरियल अगर कंडक्टर है, इफ़ इट इज़ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर, क्या होगा? उससे करंट फ्लो करेगा. इट विल अलाउ द पैसेज ऑफ द करंट, अपने आप से पास करने के लिए रेडी रहेगा करंट को कंडक्टर. ऐसा मटेरियल अगर कोई कंडक्टर है तो इट मीन्स दैट क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल विल बी ऑब्जर्व्ड. तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई आयरन रॉड है, कोई स्टील रॉड, कुछ भी है, कोई एक मटेरियल है जो कि कंडक्टर है, उसमें अगर करंट छोड़ेंगे तो क्या होगा? या तो अगर उसमें गलती से कहीं पर टच हो गया या ऐसा कुछ हो गया, कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, तो क्या होगा? या तो अट्रैक्ट होंगे, या तो चिपक जा सकता है व्यक्ति, या फिर छटक जा सकता है. ऐसा ही तो होता है. अगर जैसे सिंगल फेज हो या ट्रिपल फेज हो, 3 फेज हो, या तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा गलती से अगर टच कॉन्टैक्ट में आने से. तो ये तो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है. इसका मतलब ये है करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है. करंट इज हैविंग मैग्नेटिक बिहेवियर. करंट तो क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड में है. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिकल फील्ड भी पैदा हो सकता है. अगर कंबाइनली देखा जाए, क्युमुलेटिवली, इफ यू विल सी, देन वी विल सी दैट दिस ऑल कम्स व्हाट कंबाइनली कॉल्ड टू बी एज द टर्म विच इज notified to be as what? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन. और कई जगह पर तो ये ऐसे टाइटल में भी रहता है सब्जेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, इस तरीके से रहता है, जिसे शॉर्ट में EMEC बोलते हैं. तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल मशीन ये है, चाहे वो मोटर हो या फिर जनरेटर हो, और मोटर होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और अगर जनरेटर होगा तो जनरेटिंग एक्शन करेगा, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. और जिस माध्यम से होगी, इन बिटवीन जो प्रोसेस होगी, वो होगी मैग्नेटिक डोमेन की प्रोसेस. इसका मतलब अगर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है तो मैग्नेटिक डोमेन इन बिटवीन होगा, और वैसे ही अगर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में होता है, मैग्नेटिक जो भी बातें होंगी, मैग्नेटिक जिस तरीके की टर्मिनोलॉजीज एंड प्रोसेस होंगी, इन बिटवीन होंगी. अब क्लासिफिकेशन अगर इलेक्ट्रिकल मशीन का करेंगे तो वी आर गोइंग टू सी द ऑन द बेस्ड ऑन एनर्जी कन्वर्जन. अब मशीन वुड बी इलेक्ट्रिकल मशीन दैट में बी स्टैटिक ऑल्सो, दैट में बी रोटेटिंग एज वेल. स्टैटिक मतलब अपनी जगह पर बैठी हुई, वहीं पर कस दिया गया है मशीन को अपनी जगह पर, और वो अब हिल नहीं रही है. जैसे ट्रांसफार्मर को लगा दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है खंबे पे, या कहीं पर भी नीचे ज़मीन पे लगा दिया जाता है, जहाँ पर सब स्टेशन होता है वहाँ तो बहुत सारे ट्रांसफार्मर होते हैं. इसका मतलब स्टैटिक मशीन होता है ना, बेस्ड ऑन द एनर्जी कन्वर्जन में अगर देखा जाए तो स्टैटिक मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई मूविंग पार्ट होता नहीं है, मूवेबल नहीं होता है. किसका पार्ट? स्टैटिक मशीन का. जैसे एग्जांपल ट्रांसफार्मर है. अगर रोटेटिंग बोलेंगे तो रोटेटिंग मशीन जो सेकंड क्लासिफिकेशन, जो और क्लासिफिकेशन भी है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मशीन का, बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन इट्स कॉन्फिगरेशन, बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन, साइटेशन, प्लेसिंग, प्लेसमेंट, बहुत तरीके से कह सकते हैं. तो इस तरीके से जो है क्लासिफिकेशन है. तो रोटेटिंग मशीन जो है हैविंग मूविंग पार्ट्स, भाई उसके पार्ट्स मूविंग होंगे, घूमते वाले पार्ट्स होंगे, जैसे मोटर और जनरेटर. मोटर और जनरेटर में जनरली क्या होता है? मूविंग पार्ट होता है रोटर. नाम से ही पता चल रहा है, रोटेट करने वाले को रोटर बोलते हैं. तो रोटेटिंग के बाद क्या होता है? रोटेटिंग से जो रोटर पार्ट से जुड़ा होता है शाफ्ट, घूमता है. शाफ्ट घूमता है तो क्या? दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू व्हाट? वर्क, अगर मोटर है तो इस तरीके से जो है, तो इस तरीके से बस रोटेटिंग पार्ट जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का कौन है? रोटर है. और जो थमा हुआ पार्ट है रोटेटिंग पार्ट के अंदर भी, रोटेटिंग मशीन के अंदर भी जो थमा हुआ स्टैटिक पार्ट है वो है स्टेटर, और जो घूमने वाला पार्ट है वो रोटर है. और मशीन दो ही चीज़ों से मिलकर बनती है, स्टेटर और रोटर, और वाइंडिंग्स से बनकर बनती है. तो वाइंडिंग्स होते हैं, चाहे वो फील्ड वाइंडिंग हो या फिर हो आर्मेचर वाइंडिंग. अब डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके की मशीन है. अब चाहे वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग रोटर में रहेगी या आर्मेचर में रहेगी, तो ये आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में रहेगी या रोटर में रहेगी, ये डिपेंड कब करता है? ये डिपेंड करता है कि कौन मशीन किस टाइप की है इस पे. इसके अलावा जो है, अब जब स्टार्ट करते हैं
So we are going to start with the transformer, which is called to be as the static machine. So what is this transformer? Transformer is a transformer transfers AC power, alternating power, or the power which is of the characteristic, which is of the what configuration or nature, AC supply, AC power from one circuit to another and without changing frequency. This is very very important, which is of quite focus here. So what is transformer? क्या होता है? ट्रांसफार्मर होता है में किसी भी तरीके का फ्रीक्वेंसी चेंज परिवर्तन नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी का चेंज या परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि इनपुट साइड में और आउटपुट एंड में, यानी इनपुट एंड में और आउटपुट एंड में फ्रीक्वेंसी सेम होगी, विच इज़ कॉल्ड टू बी एज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं, किसी के बार बार होने की वृत्ति को आवृत्ति बोलते हैं। सो इट मीन्स दैट इन द इनपुट सेक्शन, इन द इनपुट साइड व्हाट दिस इज द फ्रीक्वेंसी, द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वुड बी द सेम, और आउटपुट साइड में भी उतने, आउटपुट एंड में भी सेम चीज़ क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। इन इंडिया, भारत में जो है 50 हर्ट्ज इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ टू बी डिसाइडेड इन द पावर सिस्टम। और अलग अलग कंट्रीज़ में अपना अपना अलग अलग जिस तरीके का, जैसा अभी कमीशनिंग रही होगी पावर सिस्टम की, जिस तरीके से चलता है पावर रेगुलेशंस, उस तरीके से फ्रीक्वेंसी को डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया होता है रेगुलेटर्स या रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स के द्वारा। So a transformer here, what we will precisely will come to the topic. Then transformer, which is a static machine, which is a static electrical machine, and that transfers that what that either lower the ratings or higher the rating as at the output end of the what transformer. तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक स्टैटिक डिवाइस है जो अपनी जगह पर बैठा हुआ फिक्स है, और ट्रांसफार्मर में अगर मान लीजिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जैसे बोलते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, अगर उसको ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर उसको टेक्निकल टर्म्स में या उसको मोर इलेक्ट्रिकल टर्म्स में ऐसे बोला जाए कि लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, अगर और भी ज़्यादा जो है टेक्निकली प्रिसाइज किया जाए तो इट वुड बी टू बेटर। तो इसका मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि आउटपुट वोल्टेज गिरेगी ना, कम होगी, आउटपुट वोल्टेज को कम करना होगा इनपुट वोल्टेज से, इसीलिए नाम है स्टेप डाउन करना, स्टेप डाउन। तो इसका मतलब ये है कि इनपुट वोल्टेज को जो है ट्रांसफार्मर में दिया जा रहा है, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को अगर कम कर देता तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर स्टेप अप कब कहलाता है? जब इनपुट वोल्टेज को बढ़ा देता है, उसके मैग्नीट्यूड वैल्यूज़ को बढ़ा देता है आउटपुट वोल्टेज बना करके। आउटपुट वोल्टेज जो होता है ज़्यादा होता है इनपुट वोल्टेज से, तो स्टेप अप कहलाता है ट्रांसफार्मर। तो इस तरीके से स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसे फॉर एग्जांपल जनरेट करते हैं पावर को, पावर इज गोइंग टू जनरेट इन द पावर स्टेशंस, देन ट्रांसमिशन, वेन एवर बिफोर डूइंग द ट्रांसमिशन ऑफ द पावर, आफ्टर द इमीडिएट जनरेशन, तो देयर इज द इन बिटवीन ट्रांसफार्मर होगा बीच में, और ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप कर देगा वोल्टेज की रेटिंग को, ताकि पावर लॉस कम हो जाए। तो इस उद्देश्य से ऐसा करेगा। सो दैट इज सीम्स टू बी, ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड में ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, बार बार सब स्टेशन लगे होते हैं। वाइट इज क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जिस भी प्रिसाइज और जिस भी टॉलरेबल लिमिट में करना होता है, ऐसी लिमिट जिसमें किसी भी तरीके की जनधन हानि ना हो, किसी भी तरीके का कोई प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ना हो, रेटिंग का मैग्नेटिक चुंबकीय कुछ ऐसा ना हो जाए, तो उन सब चीज़ों को जो है एयर का आयोनाइजेशन ना हो जाए, एयर की रप्चरिंग ना हो जाए, जैसे हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग के अभी सेशन में देखेंगे। तो इस तरीके से स्टेप डाउन किया जाता है। सिंगल फेज़ अगर है तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज़, घरों पे जो डोमेस्टिक सप्लाई रहती है। 3 फेज़ अगर ज़्यादा रेटिंग चाहिए इंडस्ट्रीज़ में वगैरह ऐसे करके, तो उसे 3 फेज़ में 440 वोल्ट लाइन करंट रहती है, लाइन वोल्टेज रहती है। इस तरीके से है। सो दिस इज़ व्हाट ऑफ 3 फेज़। सो इट व्हाट वी विल से, और लाइन जो पैरामीटर है वो हमेशा क्या होता है, 2 फेज़ के पैरामीटर के बीच के जो पैरामीटर होता है उसको लाइन पैरामीटर कहते हैं, और फेज़ पैरामीटर तो इंडिविजुअल फेजेस पे जो भी वोल्टेज करंट की रेटिंग होगी वो फेज़ रेटिंग वोल्टेज करंट की कहलाएगी। सो ट्रांसफार्मर मतलब ये होता है कि ट्रांसफार्मर का मतलब ट्रांसफ़र करना, भाई एसी पावर को इनपुट से आउटपुट में। सो जो भी सर्किट यूज होता है, ट्रांसफार्मर एक कोर होती है, ट्रांसफार्मर का जो कंपोजिशन होता है उसमें कोर होती है, वाइंडिंग्स होती हैं, जैसे नॉर्मली प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। इट वुड बी टू बेटर टू से कि अगर जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो लो वोल्टेज वाइंडिंग इनपुट पे होगी और हाई वोल्टेज यानी ज़्यादा टर्न्स होंगे, हाई वोल्टेज, तभी तो ज़्यादा बड़ा होगा ना वोल्टेज बढ़ के। सो और एक बीच में क्या होगा, देयर वुड बी अ कॉमन सेट ऑफ फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। फ्लक्स मतलब बहाव होता है, किसका बहाव,
मैग्नेटिक लाइंस का भाव। मैग्नेटिक लाइंस मतलब क्या है कि चुंबकत्व, जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स का जो प्रभाव है उसका बहाव को ही फ्लक्स बोलते हैं। और बल्जिंग मतलब क्या होता है? बल्जिंग, ये वर्ड यूज होता है। बल्जिंग मतलब होता है भभका फूटना, किसी चीज़ का बहुत तेजी से जाना, ज़्यादा मात्रा में फूट के बाहर निकलना, तो उसे बल्जिंग कहते हैं। तो बल्जिंग ऑफ फ्लक्स इसे भी बोला जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर सिंपली इफ यू विल से कि ट्रांसफर्स एसी पावर फ्रॉम इनपुट सर्किट टू आउटपुट सर्किट और फ्रॉम इनपुट इनटेक सर्किट और व्हाट एक्साइटेशन सर्किट टू रेस्पॉन्स सर्किट, आउटपुट सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। ये जानना बहुत जरूरी है। और जो द प्रिंसिपल विच इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन और विच इज ट्रांसफार्मर, ठीक है, विच इज डन बाय द ट्रांसफार्मर, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल मतलब एक साथ परस्परता से, इंडक्शन मतलब पैदा होना। इसका मतलब कोई भी पैरामीटर्स जो है अगर म्यूचुअली पैदा हो रहे, म्यूचुअल इंडक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज व्हाट द बेसिक थीम ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन और द ट्रांसफॉर्मेशन or the transformation of one rating to the another, either as a step up or a step down. What is the EMF equation? अब म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ है तो फेराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे बोलते हैं, या म्यूचुअल इंडक्टेंस में यही चीज़ें हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी को जनरेट करिए, फिर दूसरी ऐसे करके और भी मतलब कोई क्वांटिटी कोई को जनरेट कर रही है तो म्यूचुअली इंड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए म्यूचुअल इंडक्शन है। वी विल डू मोस्ट प्रिसाइजली EMF जनरेशन भी होगा इसमें। EMF इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स equation. This is the mathematical formulation and programming equational description and what presentation of EMF equation. अगर EMF पैदा होगा, EMF पैदा होने के बाद ही करंट पैदा होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला जो बल है, फोर्स है, वही तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब इलेक्ट्रॉन मोटिवेट होगा तो भागेगा दौड़ेगा। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन भागेगा दौड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का मोबिलाइज होना, उथल पुथल मचाना, एजिलिटी फ्रेजिलिटी करना, यही करंट है। बिकॉज I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर EMF पैदा होगा तो करंट पैदा होना पड़ेगा। तो EMF को कैसे पैदा होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस से पैदा होगा। EMF कैसे पैदा होगा? म्यूचुअल। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी इक्वेशन होता है। E इज इक्वल टू वट? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो माइनस डी फाई अपॉन डी फाई मतलब फ्लक्स, किसका फ्लक्स? मैग्नेटिक फील्ड्स का फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो है बार बार जब समय के अनुसार बदलता है तो वो बन जाता है EMF, और EMF बन जाता है तो करंट पैदा होता है। और ये जो फ्लक्स का बार बार जो चेंजिंग फ्लक्स है उससे जो EMF पैदा होता है तो वो EMF अपोजिंग नेचर का होता है, फ्लक्स के, बार बार बदलने वाले फ्लक्स के। तो इसे बोलते हैं लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ मतलब होता है जो भी पैरामीटर पैदा होके आया है, जो भी पैरामीटर पैदा होके आया है वो अपने कॉज का क्या करे? अपोज करे, तो उसे ही लेंजेस लॉ कहते हैं, LENZ लॉ, ठीक है। लेंजेस लॉ इस तरीके से बोलते हैं। सो ट्रांसफार्मर में क्या हो गया कि AC पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजेंगे विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्टेंस, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। EMF इक्वेशन पैदा होगी, E इज इक्वल टू 4.44 F यानी फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स N, फाई M यानी मैक्सिमम फ्लक्स। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू 4.44 फाई N, E इज इक्वल टू 4.44 F N फाई। ये जो है EMF इक्वेशन होगी। और इस तरीके से टाइप्स जो है इक्वेशन, अगर ट्रांसफार्मर के देखें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर भी होता है। पावर ट्रांसफार्मर में क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर भी हो जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर के अंदर करंट ट्रांसफार्मर हो जाएगा और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ये वी विल डिस्कस इन EMMI, जब हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे उस समय पर वी विल डिस्कस मोस्टली द पावर ट्रांसफार्मर्स आल्सो इन टर्म्स ऑफ व्हाट वोल्टेज ट्रांसफार्मर एज वेल एज विच इज कॉल्ड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आल्सो। वोल्टेज ट्रांसफार्मर को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। पोटेंशियल का मतलब भी वोल्टेज होता है। और करंट ट्रांसफार्मर, एंड दिस इज कॉल्ड पावर ट्रांसफार्मर। और ये भी एक टाइप है, एक प्रकार है, क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन है, काइंड है, किसका? ट्रांसफार्मर का। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी है, यानी वितरण वाला ट्रांसफार्मर। कहाँ पे लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है? ऑब्वियस सी बात है, किसी भी रेटिंग को कम ज़्यादा करने के लिए, लिमिट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, वेरी करने के लिए विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। अब उसके बाद जो होता है ट्रांसफार्मर, कुछ लॉस भी होते हैं ट्रांसफार्मर में। होता है कॉपर लॉस होता है। कॉपर लॉस का मतलब अब जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग बनी होती है कॉपर से, यानी तांबे से। तांबे की वाइंडिंग होती है, तार इस तरीके से लपेटे होते हैं, एक वाइंडिंग होते हैं, फिर इंसुलेशन देते हैं, फिर दूसरी वाइंडिंग लपेटते हैं।
मतलब प्राइमरी वाइंडिंग अगर चाहे हाई वोल्टेज बोलें और फिर लो वोल्टेज बोलें अगर स्टेप डाउन है तो चाहे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब एक वाइंडिंग के बाद इंसुलेशन करनी पड़ती है, फिर तब दूसरी वाइंडिंग जो है डिज़ाइनिंग में तब इस तरीके से रैप करते हैं यानी लपेटते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो शॉर्टिंग होगी, देयर वुड बी व्हाट, शॉर्टिंग हो जाएगी। शॉर्टिंग होगी तो जो भी पैरामीटर एस्टिमेशन है वो आ नहीं पाएगा और सैचुरेशन आ जाएगा ट्रांसफार्मर के अंदर। इमीडिएट इसको बोलते हैं इनरश करंट प्रोड्यूस होना, इनरश रेटिंग प्रोड्यूस होना, मतलब इतना बेहताशा, इतना ज़्यादा ताबड़तोड़ करंट और वोल्टेज पैदा हो गया, करंट पैदा हो गया ट्रांसफार्मर में कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो है वो रप्चर हो गई, जल गई, या फिर थर्मल स्ट्रेस यानी हीट के दबाव में आ गई और जल गई, कुछ हो गया, ऐसा फॉल्ट एनालिसिस हो गया, वहाँ पे फॉल्ट आ गया। और कोर लॉस, कॉपर लॉस का मतलब ये होता है, कॉपर लॉस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जो कॉपर का लॉस, कॉपर लॉस विल बी ऑब्जर्व्ड इन टर्म्स ऑफ पावर, पावर कितनी बर्बाद हुई कॉपर में, वो कहलाता है कॉपर लॉस। इस तरीके से लॉसेस होते हैं। पावर मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी खप गई, कितनी ऐसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट चली गई, हीट के रूप में इन्वायरमेंट में चली गई, वेंटिलेशन के जरिए बाहर निकल गई, कुछ ऐसा हो गया। तो ये सब चीज़ें कॉपर लॉस का पार्ट होती हैं, जिससे कि परफॉर्मेंस क्या हीट हुई, परफॉर्मेंस कम हो गई, परफॉर्मेंस प्रभाव पड़ा ट्रांसफार्मर में। कोर लॉस इज ऑल्सो देयर विच कंक्लूड्स हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। तो हिस्टेरिसिस का एक कर्व बनता है, दिस इज अ कर्व ऑफ BH कर्व बोलते हैं। BH कर्व मतलब B मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और H मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक डेंसिटी है, घनत्व है, और एक है तीखापन, तीव्रता। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी है H, वही मैग्नेटिक फोर्स भी कहलाता है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में B और H के बीच में एक कर्व बनता है, इस तरीके का ऐसा एक कर्व बनता है। वी विल ऑल्सो विजुअलाइज इन द नियर कमिंग सेशंस ऑल्सो। तो लॉस दो प्रकार के इतने याद अभी रख लेना है और जानना है। कॉपर लॉस होता है और कोर लॉस होता है, किस में, ट्रांसफार्मर के केस में। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है। अब डीसी मशीन भी तो है। डीसी मशीन में अब मशीन जो हो सकती है वो चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, डीसी मोटर डीसी जनरेटर भी हो सकता है, और एसी मोटर और एसी जनरेटर भी हो सकता है। तो डीसी मशीन में अगर टाइप्स देखें तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर है। दोनों का जो प्रिंसिपल होता है, दोनों का जो वर्किंग थ्योरी होती है वो बेस्ड होती है। अगर जनरेटर का देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेस्ड होती है, क्योंकि जनरेटर में करंट के लिए जनरेट मतलब पैदा करना, क्या पैदा करना, करंट को पैदा करना। हाउ द करंट इज गेटिंग टू बी इंड्यूस्ड आफ्टर EMF, आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ EMF। जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगा तभी तो करंट पैदा होगी। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे पैदा होगा, E = -dϕ/dt फॉर्मूला से, जिसको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है फेराडे ने दिया था। फेराडे हैज़ डिवाइज्ड द व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ इन इट्स बोथ लॉज। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेटर में EMF पैदा होगा, EMF से करंट पैदा होगा, यही तो काम है जनरेटर का। और मोटर का काम क्या है, लॉरेंज फोर्स, जो लॉरेंज फोर्स लॉ लगती है मोटर में। और मोटर में क्या होता है कि ऑलरेडी मोटर में डाला जाता है इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और काम लिया जाता है, मैकेनिकल वर्क लिया जाता है मोटर से। जो काम स्वयं मनुष्य को करना था, अब चूँकि वो काम बहुत बड़ी मात्रा का था, बड़े स्केल का था, तो मोटर मशीन से करा, मशीन डिज़ाइन करी। तो इसीलिए मोटर, जैसे लिफ्टिंग ऑफ वाटर है, लिफ्टिंग ऑफ वाटर अगर एकदम नीचे कुएं से निकालना है और अंडरग्राउंड वाटर निकालना है तो मोटर लगाते हैं, नीचे भी ऊपर भी, तो लिफ्ट कराते हैं पानी को और एक पीछे नीचे खींचने के लिए लगाते हैं ताकि आराम से जो है वाटर आ सके। तो वो खुद निकालना पड़ता है वरना हाथ से। तो इसीलिए मोटर, अगर कोई भी लोड ऑपरेट करना है तो मोटर से करते हैं। पंखे में मोटर होती है, अनेक सब चीज़ों में मोटर। इस तरीके से जहाँ जहाँ पर मोशन होना होता है, जहाँ मूवमेंट होना होता है, वहाँ मोटर लगती है। और मोटर को चाहिए क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका मतलब सप्लाई सिंपली। तो इसीलिए जो है डीसी मशीन ये है, वर्क करता है। डीसी मशीन में अगर डीसी जनरेटर देखें, वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, और मोटर देखें वो है फोर्स लॉ में करता है, लॉरेंज फोर्स लॉ में। इस तरीके से काम करता है मोटरिंग एक्शन, है ना। जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल इस तरीके से करते थे, ये सब चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। अब EMF इक्वेशन पैदा होती है जनरेटर के केस में, क्योंकि अगर जनरेटर होगा तो वहाँ पर EMF दैट इज़ टू बी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हैज़ टू प्रोड्यूस। सो व्हाट इज़ द EMF इक्वेशन। तो EMF के क्या होता है फॉर्मूला, तो EMF जिसको E से दिखाते हैं, E से, कैपिटल E = P∅Zn अपॉन 60A। E क्या हो जाएगा, P∅NZ अपॉन व्हाट, 60A। अब जहाँ पर E जो है वो EMF है,
कितना ईएमएफ पैदा हुआ, इज इक्वल टू पी इज द नंबर ऑफ पोल्स। कितने पोल की मशीन है, 2 पोल की, 4 पोल की, 6 पोल की, 8 पोल की, क्योंकि मशीन हमेशा इवन पोल की रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 पोल मशीन, 4 पोल मशीन, नॉर्थ साउथ पोल मशीन, इस तरीके से 2 पोल जनरेट हुए हैं, या 4 या 6 7 6 8 10 कितने, तो नंबर ऑफ पोल्स को पी से दिखाते हैं, और फाई से दिखाते हैं फ्लक्स को, एन से दिखाते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को, नंबर ऑफ कंडक्टर्स को, जेड जो है, और जेड होता है पाथ से। अब वाइंडिंग जो है वो लैप वाइंडिंग है, मतलब जो तार लपेटे गए हैं वो लैप स्टाइल में, लैप मतलब गोद होता है, गोद में ना लैपिंग, तो इसका मतलब वो इस तरीके से लगाए गए हैं, लैपिंग में लगाए गए हैं या फिर वेव वाइंडिंग में लगाए गए हैं। अगर लैप लगाए गए हैं तो जेड इज इक्वल टू पी है, और वेव लगाए तो जेड इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो जेड की वैल्यू पी होती है, पोल्स के बराबर होती है लैप वाइंडिंग में, और अगर वेव वाइंडिंग है तो जेड इज इक्वल टू 2 है। तो इट मीन्स दैट, और फिर उसके बाद एन, नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स, तो एन जो है नंबर ऑफ, और 60 ए इज द एरिया। तो इस तरीके से E इज इक्वल टू पी फाई एन जेड, और जेड एन जैसे वो कहेंगे अपॉन 60 ए। ये जो है ईएमएफ पैदा होता है जनरेटर में, इलेक्ट्रिकल मशीन के केस में। और मोटर है, तो मोटर में क्या होगा कि मोटर तो घूमेगी तभी वर्क होगा ना, जो उसका रोटर वाला पोर्शन है, जो शाफ्ट पोर्शन है वो घूमेगा तभी तो काम करेगा, काम करवाएगा ना, जो उससे जुड़ी हुई लोड होगा उस पर। तो इसका मतलब वर्क तब जो है मैकेनिकल वर्क तब इस्टेब्लिश होगा जब कोई भी रोटेटिंग या मोशन प्रोड्यूस होगा। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या होता है कि एनर्जी को चैनलाइज ही तो करना है, तो एनर्जी को सोर्स से सिंक पे डिलीवर कर रहे हैं। तो सोर्स कहाँ है, जहाँ से एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर निकल रही है, और धीरे धीरे लोकोमोशन से होते हुए, एक पूरा मशीनरी से होते हुए व्हील्स के मोशन में निकल रही है। भाई पहिए चलने चाहिए तभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिद्ध होगा ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की वर्किंग सिद्ध होगी। तो इसीलिए टॉर्क प्रोड्यूस होना पड़ेगा, क्योंकि मशीन जो है मोटर, अगर इलेक्ट्रिकल मशीन मोटर के रूप में देखी जा रही है, डीसी मोटर के रूप में, तो वहाँ पर क्या टॉर्क पहले पैदा होना पड़ेगा रोटेटिंग पोर्शन में। हमेशा जो रोटेशनल ऑब्जेक्ट्स होता है उनमें टॉर्क पैदा होता है, जो लीनियर ऑब्जेक्ट होते हैं टू एंड फ्रो मोशन में उनमें फोर्स पैदा होता है। तो रोटेटिंग बॉडीज में फोर्स हमेशा टॉर्क के रूप में पैदा होता है। तो इसीलिए टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। आई ए इज द आर्मेचर करंट, तो इसका मतलब फाई इज द फ्लक्स। तो जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा और जितना ज़्यादा आर्मेचर करंट होगी उतना ज़्यादा टॉर्क होगा। ऐसा टॉर्क इक्वेशन है। टॉर्क इक्वेशन का जो है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है डीसी मशीन के केस में, डीसी जो है मोटर के केस में। तो अब मोटर भी है तो मोटर का टाइप भी है, मोटर का टाइप है तो शंट मोटर होगा, शंट मतलब पैरेलल होता है, शंट मतलब पैरेलल, शंट मोटर है, सीरीज मोटर है, कंपाउंड मोटर है, कंपाउंड मतलब दोनों का रूप, शंट सीरीज दोनों का, हाइब्रिड मोटर जिसे कह सकते हैं। तो इसीलिए टाइप्स ऑफ डीसी मोटर में हमेशा यही तरीके की चीज़ें, और उसके अंदर मोर सब कैटेगराइजेशन, सब क्लासिफिकेशन काइंड्स होंगे, जैसे लॉन्ग शंट है, डिफरेंशियल शंट है, शॉर्ट शंट है, उसके अंदर भी और फर्दर क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। तो टाइप्स ऑफ डीसी मोटर में जो बेसिक जो बड़े बड़े क्लासिफिकेशन है, जो मेन क्लासिफिकेशन वो है, या तो शंट टाइप की मोटर होगी, या सीरीज मोटर होगी, या कंपाउंड मोटर ही होगी। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन है क्रेन्स, जैसे क्रेन्स होता है ना, क्रेन्स में लगाते हैं, एप्लीकेशन है सीरीज मोटर लगती है वहाँ पे से। अब मोटर का भी जो क्लासिफिकेशन होता है कि उसमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा है या क्या है, कम है क्या है, कोई स्पीड को कंट्रोल करने, स्पीड को वेरी करने के लिए कौन सी मोटर यूज है, कौन सी फ्रिक्वेंसी के कंट्रोल के हिसाब से कौन सी है। तो ये डिफरेंट वेरिएबल कहलाते हैं ना, स्पीड, फ्रिक्वेंसी, ये पैरामीटर्स भी कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं, जो भी कहना चाहें। तो इसका मतलब ये सारे पैरामीटर्स की ट्यूनिंग के हिसाब से डिज़ाइनिंग देखी जाती है कि कौन सा किस समय मोटर यूज़ करना है, कौन सा किस समय पर इलेक्ट्रिकल मशीन को यूज़ करना है। एप्लीकेशन लेथ में भी होता है, लेथ में शंट यूज़ होती है ना, लेथ मशीन जब जॉब बनाते हैं, और भी लेथ मशीन होती है जब कोई भी मटेरियल का ऐसे गुटके और जॉब टाइप के बनाते हैं इस तरीके से। ये बहुत सारी जब ईडी वगैरह में, जब यहाँ ये वर्कशॉप वाला एरिया पड़ते हैं, वर्कशॉप जो चीज़ें करते हैं वहाँ पे देखा जाता है। तो डीसी मशीन्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं। डीसी मशीन्स तो रोटेटिंग होती है, और चाहे वो जनरेटर हो या फिर रोटेटिंग मशीन्स होती हैं, और ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन होती है। अब एसी मशीन्स भी होती हैं, और एसी मशीन्स में भी इंडक्शन मशीन आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडक्शन मशीन जो होता है, इंडक्शन मशीन का जो भी वर्किंग प्रिंसिपल है, इंडक्शन मोटर, क्योंकि इंडक्शन मशीन्स में भी इंडक्शन जनरेटर भी हो सकता है और इंडक्शन मोटर भी हो सकता है।
तो इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करें, जिसको शॉर्ट में IM बोलते हैं, इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल होता है, इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन मतलब पैदा होना, जनरेट होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिज्म ज़्यादा जनरेट होना और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस होना, उत्पन्न होना। तो इस तरीके से जो प्रिंसिपल है यानी सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर आधारित है इंडक्शन मोटर? इंडक्शन मोटर इज डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन जो मोटर है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर? 3 फेज और सिंगल फेज। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी है, 3 फेज इंडक्शन मोटर भी है, डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज कि लोड कितना बड़ा है, जिस लोड को ऑपरेट करना है उसकी रेटिंग क्या है, वो किस तरीके का, क्या कैपेसिटी है उसकी और कितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से इंडक्शन मोटर का जो पावर के सप्लाई को खींचने का जो रेटिंग होगी वो तय होगी। जैसे चाहे वो सिंगल फेज होगी या फिर वो 3 फेज को यूज़ करेगी, किस कनेक्शन को यूज़ करना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में जैसे स्क्वेरल केज और स्लिप रिंग टाइप होता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो सब कैटेगराइजेशन होता है स्क्वेरल केज या स्लिप रिंग टाइप। अब स्क्वेरल केज क्या होता है? स्क्वेरल मतलब क्या होता है? गिलहरी। तो गिलहरी के पिंजरे की तरह ये जो होता है, इस तरीके का जो इंडक्शन मोटर है वो स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर कहलाता है। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी होता है। स्लिप एक वर्ड होता है, अभी आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्दर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है। इसलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? स्क्वेरल केज 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग टाइप 3 फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के क्या काइंड्स हैं? स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। क्योंकि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है और 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। तो इसीलिए अब जो चीज़ सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है तो उसके स्टार्टिंग मैकेनिज्म होने पड़ेंगे तभी तो स्टार्ट होगी। इसीलिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के जो है कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट, ये बहुत प्रकार के मेथड होते हैं। 1 by 1 वी विल डिस्कस एज वेल। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है स्लिप मतलब नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो क्या होता है? स्लिप करना ना, फिसलना। तो क्या फिसलता है? क्या चीज़ फिसलती है? फिसल रहा है रोटर फिसल रहा है। रोटर किस पे फिसल रहा है? जैसे मान लीजिए स्टेटर है, मशीन है, सबसे पहले स्टेटर है, फिर अंदर रोटर है, वाइंडिंग लगी हुई है और स्टेटर और रोटर के बीच में गैप है क्योंकि रोटर तो तभी घूमेगा ना जब फ्री तब होगा जब स्टेटर और रोटर के बीच में जगह बची होगी। तो इसका मतलब तभी फ्रिक्शन कम होगा और वो जो फ्रिक्शनल घर्षण है वो नहीं होगा, आराम से स्मूथली घूमेगा, रोटेशन करेगा रोटर। तो इस तरीके से जब भी सप्लाई देंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे, लेट अस सपोज किस पे? स्टेटर पे, तो एनर्जाइज होगा स्टेटर से लगा हुआ कॉइल, जो भी वाइंडिंग्स हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड को तैराएंगे किस गैप में? जो स्टेटर और रोटर के बीच में है उसमें, और उसको कैच करने की कोशिश करेगा, उसी मैग्नेटिक लाइंस और उसी मैग्नेटिक स्पीड को पकड़ने की कोशिश करेगा। कौन? रोटर। तो इसीलिए बोला कि स्लिप करेगा उस पे मैग्नेटिक इफेक्ट, जो मैग्नेटिक लाइंस पैदा हुई हैं, मैग्नेटिक जो लॉकिंग, जो मैग्नेटिक ट्रांसफर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक जो प्रभाव इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम स्टेटर टू रोटर, और जो रोटर को दबाव डाल रहा है कि घूमो, और रोटर जो है उसको कैच करने की कोशिश कर रहा है मैग्नेटिक लाइंस को, तो कहलाता है स्लिप। स्लिप का फॉर्मूला, स्लिप को एस से दिखाते हैं, स्मॉल एस इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS। स्लिप इज इक्वल टू NS, सब्सक्रिप्शन में S लिखा हुआ है N के, माइनस NR अपॉन NS। NS होता है, ये होता है सिंक्रोनस स्पीड होती है, और NR होता है रोटर स्पीड, और इस तरीके से अपॉन NS। इसका मतलब जब रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस जो स्पीड है वो बराबर हो जाएगी तो ऐसे समय पर स्लिप जीरो, ऐसे समय पर रुक जाएगी, स्टैंड स्टिल हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा समथिंग ऐसे। स्टैंड स्टिल मतलब रुक जाना, स्टैंड स्टिल। तो इसीलिए हमेशा ये ज़रूरी होता है कि स्लिप, अगर रोटर को घूमते रहना है तो हमेशा वो कैच करने की कोशिश करें मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड्स जो कि स्टेटर और रोटर के बीच में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इसको बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, RMF शॉर्ट में बोलते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा चेस करने की कोशिश करता है कौन? रोटर।
तो इसीलिए एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, तो ये स्लिप बनता है। तो इस तरीके से स्लिप है, फिसल रहा है ना रोटर, इसीलिए तो नाम स्लिप है। इसके बाद व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस रज्ड कंस्ट्रक्शन और रग्ड कंस्ट्रक्शन भी जनरली से जैसा बोलेंगे। तो रग्ड कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज़्यादा मतलब विकट होता है कंस्ट्रक्शन, और बहुत ही ज़्यादा जब्बड़ कंस्ट्रक्शन होता है। और अब मशीन है तो ऑब्वियसली बात है, जब बड़ी होगी मशीन है तो इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी समथिंग लेथार्जिक ऑल्सो, इट वुड हैविंग मोर इनर्शिया, मोटी होगी, हार्ड होगी, मैकेनिकली बहुत हजम होगी मशीन, लो मेंटेनेंस, और कम मेंटेनेंस भी लगती है, और हाई एफिशिएंसी भी होती है। किसकी? इंडक्शन मोटर के केस में अगर देखेंगे तो एप्लीकेशन है, पंप्स में होता है, फैंस में होता है, कंप्रेसर्स में होता है। ये जो है बेसिक, दीज आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट, इंडक्शन मशीन इन टर्म्स ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है। अब सिंक्रोनस मशीन भी होती है, वन इज कॉल्ड व्हाट, सिंक्रोनस मशीन। अब एक सिंक्रोनस मशीन भी होती है। सिंक्रोनस मशीन क्या है? सिंक्रोनस मशीन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एसी मशीन। तो एसी मशीन के पार्ट इंडक्शन मशीन भी है। वन मोर थिंग, जो इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मोटर है, उसके और ट्रांसफार्मर के बीच में जो है एक रिलेशन है, तो इसे रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। जो इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मशीन में इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ठीक जैसे ट्रांसफार्मर होता है उस तरीके की मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, लेकिन चूंकि ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है और इंडक्शन जो है वो रोटेटिंग डिवाइस है, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है, दोनों के बीच में कोरिलेशन है, रेलिवेंस है, इसीलिए बोलते हैं रोटेटिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं इंडक्शन मोटर को, मशीन को। इसके अलावा जो है व्हाट, सिंक्रोनस व्हाट मशीन्स, सिंक्रोनस मशीन्स में सिंक्रोनस जनरेटर है जिसको अल्टरनेटर बोलते हैं। जैसे जितने भी पावर प्लांट्स हैं कि बड़े बड़े इतने हैवी जाइंट्स जो जनरेटर होते हैं उन्हें अल्टरनेटर ही तो होते हैं वो सब, तो इसलिए सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं, यूजेज इन पावर प्लांट्स। और उसमें जो स्पीड होती है उसे सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, जिस स्पीड से चलते हैं। और एनएस का एक फॉर्मूला है, सिंक्रोनस स्पीड को एनएस से दिखाते हैं, और दैट इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। एफ होता है फ्रीक्वेंसी, पी होता है पोल, तो 120 गुणा फ्रीक्वेंसी अपॉन बटा 5 पोल। So it means that ns is equal to what, 120 f upon p. That is the what symbolic and the mathematical representation of the what synchronous generator, and synchronous generator which is having a synchronous speed ns, where f is the frequency, operating frequency, applied frequency, or the frequency decided, and p is the number of the poles of the machine. सिंक्रोनस मोटर क्या होता है? सिंक्रोनस मोटर रन्स एट कांस्टेंट स्पीड, और सिंक्रोनस मोटर तो कांस्टेंट स्पीड से रन करता है और यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। और सिंक्रोनस जो मोटर होता है दैट इज यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि पावर फैक्टर को मेंटेन करके चलना पड़ता है। पावर फैक्टर यूनिटी यानी 1 ही अच्छा होता है। यूनिटी पावर फैक्टर इज हाईली डिजायरेबल एंड रिक्वायर्ड। और अगर पावर फैक्टर कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तो उसमें पेनल्टी लगती है, जिसको बोलते हैं पेनल्टी फंक्शन, पेनल्टी फैक्टर। पेनल्टी लगानी इसलिए ज़रूरी होती है रेगुलेटर को, रेगुलेशन को, ताकि कोई भी पावर पॉल्यूशन ना फैल जाए भाई। और किसी भी मतलब हारमोनियस पावर, ऐसी पावर जो लीस्ट क्वालिटी की हो, लीस्ट रिलायबिलिटी की हो, वो कोई भी चीज़ बना करके कंज्यूमर और कस्टमर को, क्लाइंट को न दी जाए, और कंज्यूमर को इस आशय से, ऐसे मीनिंग से ना दी जाए कि जिस भी लोड में इस तरीके की पावर जा रही है वो ख़राब हो जाए। अब जैसे बिजली है, अगर घरों में जिस तरीके CFL होती है, LEDs होती हैं, फैंस होते हैं, अगर फ्लक्चुएटिंग सप्लाई आती रहेगी तो स्ट्रेन पड़ेगा, जोर पड़ेगा उन पर, और वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे लोड्स। तो इसीलिए लोड को स्मूथली रन करने के लिए और किसी भी तरीके की क्या होता है कि एक रिलायबल पावर को इंश्योर करने के लिए पावर फैक्टर इंप्रूव होना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए जो है ये सिंक्रोनस मोटर का तब इसके अंदर देखा। तो सिंक्रोनस मशीन का थोड़ा सा देखा था कि सिंक्रोनस जनरेटर भी होता है जिसे अल्टरनेटर कहते हैं, और सिंक्रोनस मोटर भी होता है। अब ये तो था मशीन के टाइप्स और पार्ट्स। अब कंपैरिजन अगर देखें मेजर मशीन्स का, तो जो मेन मशीन्स हैं अगर उसका कंपैरिजन देखें तो क्या पाएंगे कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है, अगर डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के बीच में कंपेयर करें और किन पैरामीटर्स को लेके करें, स्टार्टिंग टॉर्क, स्पीड कंट्रोल यानी कंट्रोलिंग स्पीड कैसी होती है, और मेंटेनेंस क्या हिसाब है किस किस मशीन में। तो अगर देखें तो क्या होता है, अगर एक कंपैरिजन चार्ट बनाए तो क्या होगा। अगर कंपैरिजन, इफ यू विल सी द मेजर मशीन, द मेन प्राइम मशीन्स, तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो हाई होता है डीसी मोटर का।
सो डीसी मोटर का, और इंडक्शन मोटर का थोड़ा मॉडरेट यानी मीडियम स्केल का होता है, और सिंक्रोनस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए स्पीड जो कंट्रोल है तो सिंक्रोनस मोटर का तो लाइक दिस ओनली। अगर देखा जाए स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर का इजी है, स्पीड कंट्रोल की जा सकती है डीसी मोटर में। इंडक्शन मोटर में आईएम में कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, राइगोरस और इस तरीके से इतना इजी नहीं है। और सिंक्रोनस मोटर में ऐसे ही स्टेडी है, स्टेडी STADY, स्थिर, कांस्टेंट, अनवेरिएबल, नॉन वेरिएबल, अनअल्टर्ड, ये सब है सिंक्रोनस मोटर में। और मेंटेनेंस अगर पैरामीटर लिया जाए तो मेंटेनेंस में जो डीसी मोटर है वो हाई होता है मेंटेनेंस, और इंडक्शन मोटर में थोड़ा लो होता है, और सिंक्रोनस मोटर में मॉडरेट यानी मीडियम स्केल का होता है। ऐसा कंपैरिजन है मशीन्स के बीच में। लॉसेस का इफ यू विल सी लॉसेस इन द इलेक्ट्रिकल मशीन्स, व्हाट वी विल ऑब्जर्व, कॉपर लॉस भी होता है, आयरन लॉस होता है, और मैकेनिकल लॉस है, स्ट्रे लॉसेज हैं, ये सब स्ट्रे लॉसेज, वाइंडेज लॉस है, फ्रिक्शन लॉस है, ये सब स्ट्रे लॉसेज का ही पार्ट है। तो इसीलिए कॉपर लॉस जो डिज़ाइनिंग लॉस होता है वो सब मैकेनिकल लॉस में आ गया। इस तरीके से मैकेनिकल लॉस है, स्ट्रे लॉसेज हैं, और एडी करंट लॉस है, ये सब स्ट्रे लॉसेज का पार्ट। तो इसका मतलब ये है कि कॉपर लॉस हो गया मतलब जो वाइंडिंग्स हैं उसमें पावर एनर्जी का खर्च हो जाना, और ऐसी एनर्जी जो प्रोडक्टिव नहीं हुई वो कॉपर लॉस है। आयरन लॉस है, इस तरीके से आयरन में खर्च हो जाना। और मैकेनिकल लॉस है, मैकेनिकल लॉस कोई फिजिकल डैमेज होना या कुछ और। फ्रिक्शनल लॉस है, घर्षण आपसी एक लेयर का दूसरी लेयर पे स्मूथली जहाँ जहाँ पर जगह चाहिए, एरिया चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए, ये सब मिलना। और स्ट्रे लॉसेज, ये सब चीज़ें हम मशीन डिज़ाइन में पढ़ेंगे। अभी मशीन डिज़ाइन का सेशन होता है तो मशीन डिज़ाइन में विल डिस्कस। स्ट्रे लॉसेज भी होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में। एफिशिएंसी ऑफ मशीन क्या होती है, ईटा से रिप्रेजेंट करता है, ईटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। तो ये एफिशिएंसी होती है किसी भी मशीन की। एफिशिएंसी 100% तब होगी जब आउटपुट इनपुट के बराबर हो जाएगा, तो 100% हो जाएगी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी 100% डिज़ायरेबल होती है, लेकिन जनरली होता क्या है, ड्यू टू द इनर्शिया इंड्यूस्ड और इनर्शिया कंटेन्ड एंड पोजीशन, ड्यू टू द इनर्शियल प्रोसेस एंड द पोजीशन ऑफ द मशीन। चूँकि इनर्शिया होता है ना, बॉडी आलस्य होता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, खुद ही इतनी हैवी वेट होती हैं, हैवी वेट होती हैं तो कुछ ना कुछ पावर तो रख ही लेते हैं, वोल्टेज को कुछ धारण कर लेते हैं, पावर एनर्जी को खुद ऑब्जर्व कर लेते हैं चलने के लिए। तो एफिशिएंसी 100% आ नहीं पाती, अप्रॉक्सीमेटली प्रिसाइजली आती है। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन की पावर जनरेशन में काम आता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम आता है, मोशन देने के लिए मोटर यूज़ होता है जब कभी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इफ यू विल सी कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, एक हाइब्रिड व्हीकल होता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो बैटरी से ही काम चलेगा, BESS या HESS से, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसको शॉर्ट में BES और HES भी बोलते हैं। पता चलेगा कितना SOC है, मतलब स्टेट ऑफ चार्ज कितना है, मतलब बैटरी कितनी चार्ज है, कितने 20%, 40%, 50%, 60%, 70-80% कितना परसेंट है, तो SOC कहलाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल में तो प्योरली इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात होगी, स्टोर्ड एनर्जी बैटरी वगैरह के रूप में होगी। और हाइब्रिड व्हीकल में क्या होगा कि स्टोर्ड एनर्जी के रूप में भी होगा, प्लस मोटर मोशन भी होगा, और जो फ्यूल है, फ्यूल भी लगेगा, पेट्रोल डीजल जैसा भी गाड़ी होगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल वगैरह ये सब में इलेक्ट्रिकल मशीन्स का यूज़ देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, क्योंकि ये सब मोशन देते हैं, व्हीकल तो मोशन के लिए होता है, चलने के लिए होता है, मूवमेंट के लिए। तो जहाँ पर भी मोशन होगा तो वहाँ मोटर होगा या ऐसा कुछ इलेक्ट्रिकल मशीन होगी। इंडस्ट्रियल ड्राइव्स होते हैं, इंडस्ट्रियल ड्राइव्स में होता है। और रिन्यूएबल ड्राइव मतलब चलना, किसी चीज़ को, मशीन को चलाया जाना, किसके द्वारा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम के द्वारा, दोनों मिल करके चलाते हैं। तो ये कहलाता है इंडस्ट्रियल ड्राइव्स कहलाता है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी होते हैं ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सोलर है, विंड है, अन्य चीज़ें हैं, MHD जनरेशन है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेशन है, OTEC है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है, और बायोमास है, जियोथर्मल है, विंड है, सोलर है, और भी अदर जनरेशन, टाइडल है, वेव एनर्जी है, ये सब, ओशनिक बेड्स एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा स्टोर्ड प्लांट्स है कि पानी ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब रिजर्वर उसी को पानी को ले। इसके अलावा जो क्या होता है, कैचमेंट एरिया, जो ओशन बेड्स वगैरह में, ये सब चीज़ें रिन्यूएबल में भी करेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में क्या होता है कि जनरली चूँकि उसमें भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, और होम अप्लाइंसेस में तो पड़ती ही पड़ती है। तो इस तरीके से जो है, दीज आर सम ऑफ द व्हाट
These are some of the topics which are going to discuss in the electrical machineries, which is very helpful for the textual point of views also. As a what, as a everything, every information is very important for either of the, किसी भी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो जानने के इच्छुक हैं, और जो लिखने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो लिखते हैं, पेपर्स में भी आता है, तो ये सब चीज़ों की एक जो पहले जानकारी होगी, नॉलेज होगी, और एक फिजिकल रियलाइज़ कहाँ करते हैं, अगर इसको सिंक्रोनाइज़ किया जाएगा, सिनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, एक कोऑर्डिनेशन, समन्वय होगा थ्योरी का और प्रैक्टिकल का, मतलब जो व्यवहारवाद का, बिहेवियरलिज्म का, एप्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इनपुट लगाने का, और जो पढ़ा हुआ है थ्योरी के रूप सिद्धांत को जो है जब कार्यवृत्त में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, किन बातों का ध्यान रखना होता है, इनसे, इन सेशन से बहुत इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा एडवांस बनाते जाएंगे तो और भी ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे, टिल द टाइम कि अब वर्तमान में भी क्या क्या और नई नई अपडेट हैं, ऐसी चीज़ों के साथ फर्दर प्रिडिक्शंस के साथ भी करते रहते हैं। फिलहाल इलेक्ट्रिकल मशीन्स के सेशन में इतना ही।